हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रोफेसर डायरी पर। अभी तक जो हमारा 3 वीडियो का सीरीज था उसमें हमने 75 क्वेश्चन कर रखे हैं। अभी हम टेस्ट 1 कर रहे हैं पीसीएस मंत्रा का, जिसमें हमने 75 क्वेश्चन कर रखे हैं। इस वीडियो में हम 76 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ वो सब जाके देखिए, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है। अगर आपको ये सारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सती प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन बी ठगी प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन सी नरवली प्रथा का अंत, ऑप्शन डी व्यपगत का सिद्धांत की शुरुआत। तो इनमें से कौन सा वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नहीं किया था? तो क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी व्यपगत का सिद्धांत की शुरुआत विलियम बेंटिक ने नहीं की थी, जबकि इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इनका कार्यकाल आपका 1828 से 1833 तक रहा है, जिसमें उन्होंने 1829 में राजा राममोहन रॉय के प्रयासों के साथ ही सती प्रथा पर रोक लगाई। 1830 में उन्होंने ठगी प्रथा पर रोक लगाई तथा इन्होंने नरवली प्रथा का भी अंत किया था, जो उड़ीसा के आसपास के रीजन में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। ठीक है, तो नरवली प्रथा, ठगी प्रथा तथा सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगवाई है, जबकि व्यपगत का सिद्धांत है, इसका शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 77, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ है? साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो। इस आप क्वेश्चन से आप देख रहे हैं कि वायसराय के टाइम का से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये पिछले 2 क्वेश्चन से आपने देखा, तो आप जाके आप स्पेक्ट्रम या किसी भी वायसराय की जो टाइमलाइन है वो सारा देखिए, और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं वो सारे आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर रहने वाला है, वो है आपका ऑप्शन बी, यानी लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन था वो 1928 में भारत आया। इस समय भारत में लॉर्ड इरविन एक वायसराय के रूप में मौजूद थे। एक्चुअली ये जो कमीशन था वो 1919 के भारत शासन अधिनियम की व्यवहारिकता की जांच करने के लिए इस कमीशन आया था ये। लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय ना था, इसमें टोटल 7 के 7 जो लोग थे वो सभी ब्रिटिशर्स थे। इस वजह से इसका भारी विरोध हुआ। इसी विरोध की वजह से लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी। लाला लाजपत राय का एक विरोध में, प्रोटेस्ट में, एक लाठी की वजह से सिर फट गया था, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, ऑप्शन पहला है वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, यानी जो भारत की जो व्यापार था, भारत से जो व्यापार होती था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो 1813 के चार्टर एक्ट से क्या पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। ऑप्शन सेकंड है कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। ऑप्शन तीसरा है कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। तो इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला है कि 1 और 2 दोनों सही हैं, बी है 2 और 3 दोनों सही हैं, सी है 1 और 3, तथा ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो 78 का करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही हैं, जबकि ऑप्शन थर्ड ये गलत है। जो वर्ष 1813 का चार्टर एक्ट आया उससे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली था ट्रेड में इंडिया के साथ, वो लगभग खत्म हो गया, लेकिन चाय में और चीन से व्यापार करने में उनका मोनोपोली बना रहा, जो 1833 में पूरी तरह समाप्त हुआ था। इसलिए पहला कथन सही है आपका, क्योंकि भारत के साथ उनका व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया था। सेकंड, कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, बिल्कुल सही है। लेकिन जो तीसरा कथन है, ये बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है, ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक का कथन है, ना कि कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया? ऑप्शन ए जमींदार, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी संपूर्ण गांव को, या ऑप्शन डी गवर्नर को। तो जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, इसमें जो भूमि का स्वामी बनाया गया है वो आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए जमींदार। ठीक है, यानी जमींदार को स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी माना गया है। इसको इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहते थे, जैसे मैंने पीएसएसएस से दिखाया है।
यानी जो जमींदारी व्यवस्था थी, पीएसएसएस यानी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इसी को जमींदारी व्यवस्था भी कहते थे। ये आपके बंगाल, बिहार, असम वाले एरिया में फेमस थी। जबकि जो रैयतवाड़ी सिस्टम था, इसमें किसानों को भूमि का स्वामी बताया गया। जबकि महलवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम था, इसमें गाँव को भूमि का स्वामी बताया गया। ठीक है। ये जो तीनों व्यवस्थाएं हैं अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइम पे मौजूद थी। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो ये इस वाला हिस्सा है जो पूर्वी बंगाल, बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश, असम, उड़ीसा वाला जो रीजन है, यहाँ पर आपकी जमींदारी व्यवस्था थी। जबकि साउथ इंडिया में यहाँ पर आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें भूमि का मालिक रैयत यानी किसान हुआ करता था। जबकि ये जो वेस्ट इंडिया वाला जो पोर्शन है, इसमें आपके महलवाड़ी सिस्टम था, यानी गांव को सारी जिम्मेदारी दी गई थी टैक्स वसूलने की। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए टॉमस मनरो, ऑप्शन बी कैप्टन रीड, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी दोनों ही कथन सही हैं। इसमें टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड, इन दोनों ने ही रैयतवाड़ी व्यवस्था का, इनको जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट की। सबसे पहले कैप्टन रीड ने 1792 में महल जिले में इस व्यवस्था को लागू किया। बाद में 1820 में इसे मद्रास, बॉम्बे तथा डेक्कन, संपूर्ण कंप्लीट डेक्कन में स्टार्ट किया गया। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें जो भूमि का अधिकार होता है वो टोटली रैयत के हाथ में होता है, यानी किसानों के हाथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, तिनकटिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 3/20, या ऑप्शन डी 1/20। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 3/20 हिस्से पर नील की खेती की जाती थी। यानी जो अंग्रेज बागान मालिक होते थे, वो आप किसानों से अनुबंध अनुबंध रखते थे, और जिस अनुबंध के अनुसार ये होता था कि जो भी उसकी ज़मीन होगी उसका 3/20वां हिस्सा, उस पर आपकी नील की खेती करनी अनिवार्य है। ठीक है। यह व्यवस्था सबसे पहले बिहार के चंपारण जिले से शुरुआत हुई थी। बाद में इसमें बहुत सारे आंदोलन हुए इसके खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसके लेखक ऑप्शन ए महान महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अनुसार धन का निष्कासन होता है, या हिंदी में से धन के निष्कासन का सिद्धांत बोलते हैं। इसी प्रकार से ऑप्शन सी, जो रमेश चंद्र दत्त हैं, उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। ठीक है। यानी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपकी दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, 1857 की क्रांति के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? इनमें से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं है? ऑप्शन एक है डलहौजी की व्यपगत नीति, सेकंड ऑप्शन आपका बेलीजली की सहायक संधि, ऑप्शन थर्ड है ब्लैक होल ट्रेजेडी। उपयुक्त के आधार पर सही विकल्प है। ऑप्शन ए में दे रखा है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3, तीनों ही करेक्ट है। तो इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। तो 83 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड। आपका ऑप्शन थर्ड गलत है। तो जो डलहौजी की व्यपगत नीति है, बेलीजली की सहायक संधि है, इन दोनों की वजह से ही 1857 की क्रांति हुई, एक, हाँ, ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि यही दोनों एक मेजर कारण थे 1857 की क्रांति के लिए। जबकि ब्लैक होल ट्रेजेडी है, ये आपका कारण रही है 1757 की प्लासी के युद्ध के लिए। ठीक है। तो इसका कोई संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है डायरेक्टली। तो 83 का करेक्ट आंसर है 1 और 2, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी खान बहादुर खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, बेगम हजरत महल। यानी लखनऊ में 1857 की क्रांति के जो हीरो रही थी, या जो मेन रोल प्ले किया था, वो थी बेगम हजरत महल ने। तो लखनऊ से आपकी बेगम हजरत महल थी जो इसको मेन लीड कर रही थी। जबकि दिल्ली से बख्त खान थे, बहादुर शाह जफर इनके
इस 1857 की क्रांति के मेन यानी एक बादशाह के तौर पे नामित किए गए थे। दिल्ली से बख्त खान यानी एक मिलिट्री जनरल था, उनके हाथों में इसकी बागडोर थी। कानपुर से नाना साहिब तथा तात्या टोपे थे। बरेली से खान बहादुर खान थे। बिहार से आपके कुंवर सिंह थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला तथा झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने इसमें अपना योगदान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? यानी किसने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए है एलार्थ रीच, ऑप्शन बी आउटरम एवं टेलर, ऑप्शन सी पर्शवियल स्पीयर, ऑप्शन डी टी आर होम्स। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आउटरम एवं टेलर। आउटरम एवं टेलर ने 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, जबकि टी आर होम्स ने इसे बर्बरता तथा सभ्यता के बीच संघर्ष माना है। यानी इंडियंस को वो बर्बर मानते थे जबकि अपने आप को सभ्य मानते थे, उनके बीच का संघर्ष दिखाया है। जबकि एल आर रीच, इन्होंने इसे धर्म युद्ध की संज्ञा दी है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। सेकंड, हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। थर्ड, आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है। तो सन्यासी विद्रोह के संबंध में इन जो भी कथन दे रखे हैं, 3 कथन, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला 1 और 2, दूसरा बी है आपका 2 और 3, सी है आपका 1 और 3, डी है आपका 1 2 एंड 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी 1 2 3 तीनों ही सही हैं। ओके, यानी इसका जो मुख्य क्षेत्र था सन्यासी विद्रोह का, वो बंगाल या उसके आसपास का क्षेत्र था। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की एक प्रमुख विशेषता रही है। यानी दोनों ही लोगों ने, हिंदू हों चाहे मुस्लिम, इन्होंने दोनों ने ही इस विद्रोह में अपना अपना योगदान दिया है। आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है, जो आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट थे आपके सन्यासी विद्रोह से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी अवध। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन बी पंजाब। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था, और इसके जो मेन लीडर थे वो भगत जवाहर मल तथा राम सिंह कूका थे। एक्चुअली ये जो मूवमेंट था वो सिख धर्म से, अंधविश्वास से, आडंबरों की समाप्ति के लिए था। इसमें जो मणिपुर दे रखा है, मणिपुर में आपका कुकी विद्रोह हुआ है, ना कि कूका विद्रोह। कूका विद्रोह आपका पंजाब में, जबकि कुकी विद्रोह मणिपुर में। कुकी एक मणिपुर में एक जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन से? यानी मुंडा विद्रोह के नेता कौन रहे? ऑप्शन ए सिद्धू, ऑप्शन बी कानू, ऑप्शन सी बिरसा, ऑप्शन डी भैरव। तो इनमें से कौन सा आपका मुंडा विद्रोह के नेता रहे? इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बिरसा मुंडा है, जिन्होंने मुंडा विद्रोह को जन्म दिया था। एक्चुअली ये आपके रांची, झारखंड में रांची के आसपास वाले रीजन में हुआ है। ये खुंटकुटी जो व्यवस्था थी मुंडाओं में, खुंटकुटी व्यवस्था होती है, यानी जो इनकी परंपरागत कृषि व्यवस्था थी उसे खुंटकुटी कहा जाता है। उसमें जो अंग्रेजों ने अपने हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया था, उसकी वजह से ये मुंडा विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उदंत मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। दूसरा कथन है इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। थर्ड कथन है इसका प्रकाशन नागपुर से होता था। उपयुक्त में से सही कथन है ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी 2 और 3 दोनों, ऑप्शन सी 1 और 3, तथा ऑप्शन डी 1 2 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं, जबकि तीसरा गलत है। उदंत मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था, ये बिल्कुल सही है। हिंदी का जो पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड ही रहे, और इसके जो प्रकाशक थे वो जुगल किशोरी जी थे। जबकि इसका प्रकाशन नागपुर से ना होकर इसका प्रकाशन आपका कोलकाता से होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी लॉर्ड लिटन।
भारत के स्थानीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों के प्रतिबंध हेतु ये एक्ट लेके आया गया, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये आपका 1878 में लॉर्ड लिटन लेके आए थे, ठीक है। जबकि इसके जो इस एक्ट को रिपील करने के लिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म करने के लिए, इसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक नया कानून लेके आए। तो इन्होंने ये 1882 के जो 1878 का एक्ट था उसको 82 में पलट दिया लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। ये एक भारतीयों के लिए एक अच्छे वायसरॉय साबित हुए। इन्होंने इनको स्थानीय जो स्वशासन होता है उसका जनक भी कहा जाता है, ठीक है, और प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आपकी किस वायसराय ने की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। एक्चुअली इस कॉलेज को बनाने के पीछे उसका उद्देश्य था कि कंपनी के जो असैनिक अधिकारी हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे इंडिया में कैसे की जाए। तो वो शिक्षा व्यवस्था कौन करेगी? असैनिक जो ऑफिसर थे वो फोर्ट विलियम कॉलेज में होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड्स डिस्पैच में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए महिला शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, ऑप्शन सी अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति, ऑप्शन डी इलाहाबाद पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना। इनमें से कौन सा कथन इसमें शामिल नहीं था वुड डिस्पैच में, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो 92 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, इसका गलत है। इलाहाबाद पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना करना इसका लक्ष्य नहीं था। वुड डिस्पैच ये अधिनियम, ये वुड डिस्पैच एक्ट ये आपका 1854 में आया, कमीशन बना 1854 में। इससे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। एक्चुअली इसने एजुकेशन टू मासेस की बात की। जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, जो मैकाले की मिनट के बाद डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी स्थापित हुई थी, जिसका आंसर हम केवल जो ब्रिटिशर्स का जो दायित्व था वो केवल हायर क्लास के लिए आपको शिक्षा प्रोवाइड करनी है, फिर वो लोग इंडियंस खुद एक दूसरे को इंग्लिश में शिक्षा प्रोवाइड करेंगे। वो थी मैकाले की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। लेकिन वुड डिस्पैच ने बोला कि आपको सभी के लिए आप एजुकेशन प्रोवाइड करो, यानी ब्रिटिशर्स के लिए रिकमेंडेशन दी कि आप सभी के लिए एजुकेशन दो, मासेस के लिए एजुकेशन दो। और ये बोलते थे कि जो एजुकेशन दी जाए उसमें हायर जो एजुकेशन है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में हो, जबकि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो आप वर्नाकुलर लैंग्वेज में रख सको, ठीक है। इसने फीमेल और वोकेशनल एजुकेशन पर भी फोकस किया, लेकिन इसने इलाहाबाद पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना की रिकमेंडेशन नहीं की। ये आपकी रिकमेंडेशन की गई थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के लिए तथा मद्रास यूनिवर्सिटी के लिए। और ये सारी यूनिवर्सिटी लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पे बनाई जाए, ये इसकी रिकमेंडेशन थी। यानी इसे महिला शिक्षा पे फोकस किया, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए हायर एजुकेशन में, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में वर्नाकुलर लैंग्वेज रखी जानी चाहिए। अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति हो, ये तीनों ही करेक्ट आंसर है, लेकिन ऑप्शन डी गलत है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 6 अक्टूबर 1905, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन सी है 7 अगस्त 1905, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है 16 अक्टूबर 1905। इसी दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया गया बंगाल विभाजन के विरोध में। एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी, जिसमें 7 अगस्त, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 में टाउन हॉल का प्रदर्शन में आयोजन किया गया। टाउन हॉल में इसके विरोध में प्रदर्शन किए गए तथा स्वदेशी आंदोलन की इसी 7 अगस्त 1905 से शुरुआत हो गई। 6 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कथन के अनुसार रक्षाबंधन मनाया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधी। तथा 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके यानी बंगाल विभाजन को पूर्णतः लागू कर दिया गया, विधिवत रूप से ये लागू हो गया, ठीक है। तो इसी के विरोध में आपका शोक दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया किसकी अध्यक्षता में बनी? ऑप्शन ए जॉर्ज यूले,
ऑप्शन बी विलियम डिग्वी, ऑप्शन सी एओ ह्यूम, ऑप्शन डी साइमन कॉलिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन बी विलियम डिग्वी। यानी विलियम डिग्वी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनाई गई, इंडिया बनी उनकी अध्यक्षता में, और जिससे कि कांग्रेस के लिए एक समर्थन प्राप्त हो कांग्रेस में लाने के लिए। ठीक है, एक्चुअली ये जो कमेटी थी ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, यह इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस की एक समिति थी, एक कमेटी थी। और इस कमेटी ने जो अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से एक इंडिया नामक वीकली मैगजीन भी प्रसारित की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 की। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किसने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था? ऑप्शन ए है आर एन मुदोलकर, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी डब्ल्यू सी बनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जी ने यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन यानी संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया 1888 में, जिसका मेनली एक उद्देश्य था कि कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना तथा लोगों को कांग्रेस से दूर रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कानपुर 1925, एक साइड में कांग्रेस के अधिवेशन दे रखे हैं, दूसरी तरफ उसमें जो अध्यक्ष बने थे उनकी एक टेबल दे रखी है। ऑप्शन ए है कानपुर 1925 जिसके सामने दे रखा है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी है बेलगाम 1924 मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी कराची 1931 वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस। तो इनमें से आपको गलत बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी बेलगांव 1924 जिसके सामने दे रखा है मोतीलाल नेहरू। ये गलत है, जबकि मोतीलाल नेहरू जी के स्थान पर 1924 में बेलगांव अधिवेशन में आपके महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन की। और सारे जो भी अधिवेशन दे रखे हैं वो करेक्ट हैं, यानी कानपुर 1925 में सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, कराची 1931 में वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी प्रकार से हरिपुरा 1938 तथा त्रिपुरी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन एक नेता गर्मपंथी नहीं था? कौन सा एक नेता है जो गर्मपंथी नहीं था, सॉरी, ये एक नरमपंथी नेता था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मदन लाल, ऑप्शन सी ऊधम सिंह तथा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनमें से करेक्ट आंसर बताना है, इनमें से आपको नरमपंथी नेता चूज करना है। तो 97 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। जबकि बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल तथा ऊधम सिंह एक गर्मपंथी नेता रहे हैं। और भी जो गर्मपंथी नेता रहे हैं वो इस प्रकार से थे, जैसे इनका बाल पाल तथा लाल, लाल बाल पाल, इनको मेन गर्मपंथी नेताओं में से माना जाता था। बाल से आपको बाल गंगाधर तिलक, पाल से आपके बिपिन चंद्र पाल तथा लाल से लाला लाजपत राय। ठीक है, इसी के साथ साथ मदन लाल ढींगरा, ऊधम सिंह, ये सभी लोग भी गर्मपंथी नेता रहे। और अगर हम कांग्रेस के उदारवादी नरमपंथी नेताओं की बात करें तो इसमें आपके नाम आएंगे दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त आदि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी बाल गंगाधर तिलक। सर वैलेंटाइंस रोल जिन्होंने ये उपाधि दी है बाल गंगाधर तिलक को, कि उन्होंने सर वैलेंटाइंस रोल ने उन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भारतीय अशांति के जनक। चूंकि बाल गंगाधर तिलक सेवा और बलिदान दोनों में विश्वास रखते थे, उन्होंने कई बार सरकार को चुनौती दी थी, तो इसी वजह से सर वैलेंटाइंस रोल ने उन्हें भारतीय शांति के जनक कहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह कौन बने थे? ऑप्शन ए है नरेंद्र गोसाई, ऑप्शन बी है कन्हई लाल दत्त, ऑप्शन सी है सत्येंद्र बोस, ऑप्शन डी है बारेंद्र घोष। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, यानी नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र गोसाई 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे। एक्चुअली ये 1908 का जो अलीपुर षड्यंत्र मामला है ये अरविंद घोष और बरिंदर घोष से संबंधित है, यानी दोनों भाइयों से संबंधित है।
जिनको अवैध हथियार रखने के मामले में जेल किया गया था, यानी जेल दी गई थी। जो इसमें नरेंद्र गोसाई एक सरकारी गवाह बन गए थे, जिनकी बाद में हत्या कर दी गई सत्येंद्र बोस ने और केएल दत्त ने। केएल दत्त का मतलब है कन्हैयालाल दत्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? यानी ये चारों किस केस से संबंधित थे? ऑप्शन ए अलीपुर षड्यंत्र केस, जो 1908 में हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, 1908 में हुआ, जो अवैध हथियार रखने के मामले से हुआ था। ऑप्शन बी काकोरी कांड, ऑप्शन सी चटगांव शस्त्रागार लूट, ऑप्शन डी लाहौर षड्यंत्र केस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी काकोरी कांड। ठीक है। यानी काकोरी जो ट्रेन डकैती थी उससे संबंधित थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान तथा रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी। इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये जो घटना थी वो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर हुई थी। इसमें इन चारों लोगों ने सरकारी खजाने को लूटा था। इस घटना में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से इन चारों को फांसी दे दी गई थी। इस घटना से संबंधित चंद्रशेखर आज़ाद जी भी हैं, लेकिन वो इस जो पकड़ने से बच गए थे, वो छूट गए थे, वो फरार हो गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आइस्ट की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए है खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन बी है चापीकर बंधु, ऑप्शन सी है बाघा जतिन, ऑप्शन डी है जोगेश चंद चटर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन बी चापीकर बंधु। ठीक है। जून 1897 में चापीकर बंधुओं, जिसमें नाम आता है आपका दामोदर हरी चापोकर, दामोदर हरी चापेकर, दूसरे हैं बालकृष्ण चापेकर। इन्होंने पूना की प्ले कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आइस्ट की हत्या कर दी थी। ठीक है। और इसका आरोप लगा था बाल गंगाधर तिलक पर। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल था? ऑप्शन ए विनायक देशपांडे, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त तथा ऑप्शन डी कन्हैयालाल दत्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, यानी खुदीराम बोस। खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड बम कांड से किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल थे। और ये कांड हुआ था आपका 30 अप्रैल 1908 को। खुदीराम बोस के साथ साथ इसमें प्रफुल्ला चाकी भी शामिल थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, जिसमें किंग्सफोर्ड तो बच गया, लेकिन जो राष्ट्रीय आंदोलन के हमदर्द थे मिस्टर कैनेडी, उनकी पत्नी और बेटी मारी गई, जिसके बाद प्रफुल्ला चाकी ने खुद से आत्महत्या कर ली थी, जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 103, 103, निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? यानी जो न्यूट्रल निष्क्रिय विरोध अर्थात पैसिव रेजिस्टेंस, इसके सिद्धांत का प्रतिपादन आपके अरविंद घोष जी ने किया है। ठीक है। और इन्होंने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में ये जिक्र किया है। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। 104, केशव बलराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? यानी आरएसएस की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन ए है 21 दिसंबर 1924, ऑप्शन बी है 27 सितंबर 1925, ऑप्शन सी है 11 जुलाई 1926, ऑप्शन डी है 18 नवंबर 1927। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन बी, यानी 27 सितंबर 1925। इसी डेट को केशव बलराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जिसका मुख्यालय नागपुर में है। ठीक है। और नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का अध्यक्ष नहीं था? यानी एचआरए का कौन पार्ट नहीं था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी शिव वर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी शिव वर्मा। ठीक है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, जबकि शिव प्रसाद वर्मा इसके सदस्य नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 106, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दिल्ली षड्यंत्र केस, इसके सामने है अमीर चंद्र, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खान, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 10 क्वेश्चन नंबर 106 का वो है आपका ऑप्शन डी,
यानी नासिक षड्यंत्र केस से रासबिहारी बोस का संबंध नहीं है। रासबिहारी बोस का जो संबंध था वो आपके दिल्ली षड्यंत्र केस से था, ना कि नासिक षड्यंत्र केस से। और सभी ऑप्शन करेक्ट मैच है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? ऑप्शन ए नासिक षड्यंत्र केस, ऑप्शन बी लाहौर षड्यंत्र केस, ऑप्शन सी काकोरी षड्यंत्र केस तथा ऑप्शन डी अलीपुर षड्यंत्र केस। इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन बी, यानी लाहौर षड्यंत्र केस। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई है, वो लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई। इस केस से बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे, लेकिन उन्हें फांसी नहीं दी गई, उन्हें काला पानी की सजा दी गई। जबकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किया? यानी लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए रासबिहारी बोस, ऑप्शन बी सोहन सिंह भाकना, ऑप्शन सी भीकाजी रुस्तम कामा तथा ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 108 का वो है ऑप्शन डी, यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की लंदन में, और ये आपकी 1905 में स्थापना की गई थी इनके द्वारा। इंडियन होम रूल सोसाइटी का उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से इंडिया को स्वशासन मिले, स्वशासन की प्राप्ति हो। इसी सोसाइटी ने इंडिया हाउस का भी स्थापना की, इंडिया हाउस भी बनाया लंदन में। जबकि यहाँ से एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश होता था जिसका नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109, सही उत्तर चुनिए। पहला, मेरठ षड्यंत्र केस। सेकंड, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन। थर्ड, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन। फोर्थ, कानपुर षड्यंत्र केस। तो इनमें से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो इसमें आपको करेक्ट और अनकरेक्ट देखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 109 का वो है ऑप्शन सी, यानी 4213। सबसे पहले आपका कानपुर षड्यंत्र केस, देन आफ्टर आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कानपुर षड्यंत्र केस आपका 1924 में हुआ है, जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई। इसी के साथ आपका मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में बना, 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस चला। तथा आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है, ये आपकी 1934 में हुई है। तो इस टाइप से जो क्रोनिकल ऑर्डर जो ठीक रहेगा वो है ऑप्शन सी, यानी 4213। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1926, ऑप्शन डी 1936। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए, यानी 1906। ये वही ईयर है जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है, ठीक है। बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने 1906 ईस्वी में अहरार आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के नेताओं में मौलाना मोहम्मद अली। अहरार आंदोलन का जो मकसद था उसमें उन्होंने बड़े जोरदार ढंग से ये बात कही थी कि मुसलमानों को अब ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ब्रिटिश सरकार की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए, उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहिए। यानी ये बिल्कुल ही जस्ट अपोजिट था जो आपका सर सैयद अहमद खान कह रहे थे। यानी वो बोलते थे कि मुस्लिम्स को कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसके जो फाउंडर रहे हैं या फिर इसके जो मेंबर रहे हैं वो हैं आपके मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, नजमुल हक तथा मौलाना जफर अली खान आदि, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक है कि 1921-22 ईस्वी में बंगाल के किसानों ने एका आंदोलन चलाया था। इसका सेकंड कथन है कि एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासो और सहरेब थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो ए दे रखा है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन आपका ऑप्शन बी, यानी केवल सेकंड। तो इसका एक का आंदोलन था, उसके प्रमुख नेता मदारी पारसो तथा सहरी भी थे। लेकिन ये आंदोलन 1921-22 ईस्वी में बंगाल के किसानों ने इस आंदोलन की शुरुआत नहीं की थी, जबकि इस आंदोलन की शुरुआत अवध के किसानों ने की थी, ठीक है। अवध में ये आंदोलन चलाया गया। मेनली ये हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर क्षेत्र
सीतापुर जैसे आदि क्षेत्रों में केंद्रित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, 112। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, इसके बाद और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का था। इसका दूसरा कथन दे रखा है कि इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को परीक्षणों के लिए 3 आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्तियां दी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से नीचे हो सकते हैं। ठीक है। तो उपयुक्त कथन, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट, केवल सेकेंड, केवल 1 और 2, या ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों। भारत का रक्षा अधिनियम 1915 एक आपातकालीन आपराधिक कानून था, जिसे 1915 में भारत के गवर्नर जनरल द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के इरादे से लाया गया था। ठीक है। इस अधिनियम को पहली बार 1915 की असफल गदर षड्यंत्र के बाद लाहौर षड्यंत्र परीक्षण के दौरान लागू किया गया था, और पंजाब में गदर आंदोलन और बंगाल में अनुशीलन समिति को कुचलने में जो 1915 का एक्ट है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है, क्या है आपका, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित घटनाओं को उनकी घटना के कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए अलीपुर बम षड्यंत्र, ऑप्शन सेकंड चटगांव शस्त्रागार छापा, ऑप्शन थर्ड काकोरी ट्रेन डकैती, ऑप्शन 4 डलहौजी स्क्वायर बम कांड, ऑप्शन 5 और लास्ट दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, 15324। एक्चुअली इसकी शुरुआत इस हिसाब से देखा जाए तो अलीपुर बम षड्यंत्र केस है, ये 1908 का केस है। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस इसके जस्ट बाद होता है, ये 1912 में होता है। इसके बाद आपका काकोरी ट्रेन डकैती 1925। देन आफ्टर चटगांव शस्त्रागार छापा, ये आपका 18 अप्रैल 1930 को होता है। तथा लास्ट में आपका डलहौजी स्क्वायर बम कांड होता है, ये आपका 25 अगस्त 1930 को होता है। ठीक है। तो ये चारों ही डेट के अनुसार आप करेक्टली मैच कर लेंगे कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, कालक्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है खेड़ा सत्याग्रह, बी दे रखा है रॉलेट सत्याग्रह, सी दे रखा है अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल, डी दे रखा है चंपारण सत्याग्रह। आपको इनमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इन चारों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, 4312, यानी सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह होता है आपका। तो आपकी कुछ डेट इस प्रकार से हैं, जैसे सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह, ये गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। इसमें नील की खेती करने वाले किसानों की व्यथा को संबोधित किया गया, ये 1917 में हुआ था। इसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल होती है 1918 में, जिसमें गांधी जी ने श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच विवाद में हस्तक्षेप किया और आमरण अनशन किया था 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में। इसके बाद होता है आपका 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, जिसमें गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन था। इसमें किसानों के संघर्ष के कारण भारी भू राजस्व की मांग वापसी ले ली गई थी। ठीक है। चंपारण और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह के बाद ये गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह था, खेड़ा सत्याग्रह। और इन सब में सबसे लास्ट होता है रॉलेट सत्याग्रह 1919। यह है 1919 के रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक हड़ताल थी। ठीक है। तो ये चारों आपके कालानुक्रम आप व्यवस्थित कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था। ऑप्शन ए, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई थी। ऑप्शन बी, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। सी, असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। ऑप्शन डी, लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। तो 1929 का अधिवेशन किसके लिए जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन बी,
यानी कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आईएनसी के सदस्यों ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें वे पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित करते हैं। 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वशासन की उपलब्धि से संबंधित नहीं था, इसी वजह से ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, और ना ही इसमें असहयोग आंदोलन से यह संबंधित था। ठीक है, ऑप्शन सी इस वजह से गलत हो गया है। और ये जो डी की बात हो रही है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय, ये इसके बाद हुआ था। ठीक है, तो 115 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। जय हिंद।